नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बिहार में 34 लोगों की मौत हो गई है। आरोप है कि जहरीली शराब से इन सभी लोगों की जान गई है। अकेले बेतिया में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोग, जबकि हाजीपुर में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खबर है कि अब भी कई लोग बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच गोपालगंज और बेतिया दोनों जगहों के SHO सस्पेंड भी किए गए हैं। तो ये बिहार बेतिया की तस्वीरें, जहां किस तरह से त्योहार के मौके पर लोगों की जानें गई हैं। ये खबर बेतिया में, जहां पर 12 लोगों की मौत की खबर है। गोपालगंज में 11 लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर 34 लोगों की मौत की खबर, और आरोप है कि जहरीली शराब से इन सभी लोगों की जान गई है। अकेले बेतिया की मैं बात करूं तो 12 लोगों की जान वहां गई है, जबकि गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोग, जबकि हाजीपुर में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खबर है कि अब भी कई लोग बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बेतिया में 12 की मौत हुई है, गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है, हाजीपुर में भी आंकड़ा सामने आया है। और साथ ही कुछ और हिस्से हैं जहां पर इस तरह की मौत की खबर है। जहरीली शराब पीने से ये मौत का मामला सामने आया है। और इस बीच कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। गोपालगंज और बेतिया दोनों जगहों के SHO को सस्पेंड किया गया है। शराबबंदी के बीच इस तरह की खबर सामने आना, जहरीली शराब पीकर मौतों का इस सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बिहार के अलग अलग हिस्सों में 34 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब से ये मौत हुई है, ये जानकारी है। और अकेले बेतिया में 12 लोगों की जान गई है। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, SHO 2 जगह से सस्पेंड जरूर हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मौतें जहरीली शराब से हुई हैं। इसके बारे में और क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहरीली शराब से इन लोगों की मौत हुई है। और साफ तौर पर जो बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने यह कहा है कि अब बेसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, चाहे वो बेतिया के हों या फिर गोपालगंज के रहने वाले हों। और कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में, कुछ वक्त में उनकी मौत भी हो जाए, क्योंकि वो जब बीमार हुए थे उसके बाद जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने वहां से रेफर कर दिया था, चाहे वो गोपालगंज की बात करें या फिर बेतिया की बात करें। और मौत का आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी गोपालगंज में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 6 FIR दर्ज की गई है। कई लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो वहीं बेतिया में भी इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उस इलाके के रहने वाले अधिकारी हैं, SHO हैं, या फिर सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार शराब के कारोबार हो रहे हैं और इसकी जानकारी भी अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। और शायद यही वजह है कि अभी इस तरह का मामला सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर 34 लोगों की जान चली गई है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ और फैक्ट्स आ रहे हैं। बिहार में 34 लोगों की मौत के मामले में तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बड़बड़ प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। पुलिस FIR में इसका जिक्र भी है। मंत्री के नामजद भाई को आज तक बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये इनकी कथित शराबबंदी की सच्चाई है। और RJD सांसद मनोज झा ने बिहार में हुई मौतों को हत्या करार दिया है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को ढकोसला बताया। बिहार में शराब से हुई मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीने वाले को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज झा हैं, RJD के सांसद और मुख्य प्रवक्ता। मुख्यमंत्री तो कह रहे कि जो पी रहे हैं वो खुद जिम्मेदार हैं, कानून व्यवस्था को दोषी कहीं नहीं मानते। मैं तो मानता हूं कि ये मौत है ही नहीं, यह हत्या है। और ये हत्यारा कौन है? हत्यारी है वो सिंडिकेट जो सरकारी रसूख में चल रही है, सरकार के साये में चल रही है। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है? उनकी टिप्पणी उन घरों को कैसी लगी होगी जिनके चिराग दिवाली के दिन बुझ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी शराबबंदी ढकोसला साबित हो चुकी है। तकरीबन बीते कुछ महीनों को ही जोड़ दूं तो 100 के करीब लोगों की मौत या हत्या कह लीजिए इस सिंडिकेट ने की है। ये सिंडिकेट है क्या? थानों से चलता हुआ ऊपर तक जाता है पटना के बड़े बड़े ऑफिसर्स के पॉलिटिकल नेक्सस है, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है। क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है?
और इसी बीच बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। शराबबंदी के नाम पे जो भ्रष्टाचार पूरे बिहार में फैला है, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक शहर में शराब मिलता है, होम डिलीवरी है। और आप देख रहे हैं कि अब जहरीली शराब, क्योंकि शराब जब मिलते नहीं है गरीब लोगों को, तो वो जो लोकल बनता है वो बिक्री हो रही है, वो पी रहे हैं। तो टोटल में एक वर्ष में 94 जहरीली शराब से मौतें हुई है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? जब चाहे तो आप शराबबंदी पूर्ण तरह लागू करिए, या फिर जब जहरीली शराब न बिके, आपके प्रशासन के पदाधिकारी निश्चित तौर पर मिली भगत से ये सब हो रहा है। चंद्रमोहन, क्या ये सवाल इन मौतों के बाद नहीं उठना चाहिए कि बिहार जैसे राज्य में जहां शराबबंदी है वहां पर ये जहरीली शराब उपलब्ध कैसे हो जा रही है लोगों के लिए, और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तौर पर देखिए, इन मौतों का जिम्मेदार जो उस इलाके के अधिकारी हैं और सरकार पर उंगलियां उठ रही है, क्योंकि बिहार में जब पूर्ण शराबबंदी लागू है तो ऐसे में ये शराब कहां से आ रहे हैं? क्या दूसरे स्टेट से बिहार तक पहुंच रहे हैं, या फिर कोई ऐसा सिंडिकेट है जो लोकल में शराब बनाता है और फिर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? इसको लेकर कई बार अधिकारियों पर और जो इलाके के एसएचओ हैं, जो चौकीदार हैं, उनके ऊपर सवाल उठ चुके हैं और कई लोग इस मामले में सस्पेंड भी हुए हैं। बावजूद इसके धड़ल्ले से यह कारोबार अगर लागू है, जारी है, तो आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और इस तरह की कारोबार जो है वो लगातार जारी हैं? और अभी 34 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले भी गोपालगंज के खजुरबनी इलाके में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी इसी जहरीली शराब कांड की वजह से। हालांकि उस मामले में कार्रवाई हो गई है और सजा भी आ चुका है कोर्ट से, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं और धड़ल्ले से इस तरह का कारोबार जारी है। तो उंगलियां सीधे तौर पर सरकार पर उठ रही हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है और जो अधिकारी हैं वो इलाके के क्या कर रहे हैं, जो इस तरह से लगातार कारोबार जारी है और अब तक किसी बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। के बयान पर भी मैं आपसे बात करूंगी, जिस पर ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया है। इधर आपसे थोड़ी देर पहले जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक और आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने न्यूज 18 से बात की। जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहां पर शराब बिक रही है, और वो भी जहरीली शराब, और लोग अपनी जिंदगी खो रहे हैं। क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, शराबबंदी का कानून 2016 से लागू है जी, और इफेक्टिवली लागू है, लेकिन कानून तोड़ने वालों की कमी नहीं होती है दुनिया में। हमारे यहाँ हत्या अपराध है, 302 का मुकदमा लगता है, रेप अपराध है, उस पर ही मुकदमा लगता है। लोग जानते हैं कि जेल होगी, सजा हो जाएगी, लेकिन तब भी होता है। कानून अपना काम कर रहा है, ये होगा। जहरीली शराब, ये गड़बड़ करने वाले लोग अगर समाज में नहीं रहेंगे ना, तो ये समाज ही नहीं बनेगा। ऐसे गड़बड़ करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए ही सरकार है। हम पकड़ेंगे भी, चिन्हित भी करेंगे, दंडित भी करेंगे। सरकार तब एक्शन में आएगी, दुखद है। देखिए अजय जी, सरकार तब एक्शन में आएगी जब 34 लोगों की जान चली जाएगी। देखिए, ये बहुत दुखद है, ये इतनी जान जाना शराब के कारण। और एक बार जान जाइए कि शराबबंदी जब नहीं थी तब भी लोग जहरीली शराब पी के मरते थे। ऐसा नहीं है कि शराबबंदी के बाद ही नकली शराब बननी शुरू हुई। शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग नकली शराब बना के कारोबार चलता था, और तब भी पुलिस एक्शन लेती थी। हमने वहां पे थाना प्रभारी को सस्पेंड किया है, एसपी से पूछा गया है पूरे मामले की विस्तृत जानकारी है। दूसरा बात कि ये सीमावर्ती जिले उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आवागमन थोड़ा सरल हो जाता है। हमारे साथ अजय जी, आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव भी जुड़ गए हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। शक्ति सिंह जी, जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहां पे जहरीली शराब बिक रही है, 34 लोग अपनी जान वहां पर गंवा चुके हैं, एक्शन लिए जाते हैं क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने इस तरह की घटनाएं बिहार में देखने को मिलती हैं। देखिए, शराबबंदी के नाम पर बिहार में ढोंग रचा जा रहा है। जहरीली शराब से ये संख्या 36 नहीं है, सैकड़ा पार करेंगे, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। और बिहार के अंदर शराब से पैरेलल इकोनॉमी सरकार के लोग ही हर जिले में खड़ा कर रखा है। बदस्तूर शराब की आपूर्ति जारी है। एक भी डीएमएसपी पर कार्रवाई आज तक बिहार के अंदर में शराब के मामले में नहीं हुई, और सरकार कह रही कि इफेक्टिव कानून है, कोई इफेक्टिव नहीं है। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर के काल पे करारा तमाचा है कि शराब से, जहरीली शराब से लोग मौत के काल में समा गए। जहां दीपावली के दिन लोग
मना रहे थे, दीपावली का पर्व मना रहे थे, वही मातम का माहौल कई घरों में खुल करके सामने आया। जो लोग दत्तक पुत्र बन करके हिमायती, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं अजय आलोक सिंह से, जवाब ले लेता हूं। अजय जी, ये सवाल तो उठेंगे कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब बिक रही है और जहरीली शराब बिक रही है। सवाल तो उठेंगे ना सरकार पे कि सरकार तब एक्शन में आएगी जब लोग अपनी जिंदगियां खो देंगे। उससे पहले क्यों नहीं शराब माफिया पे शिकंजा कसा जाता बिहार में? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सवाल उठेंगे, जिम्मेदारी हमारी है। हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं है कि जब काम खत्म हो गया उसके जाके फार्म हाउस में आराम करें। ये दत्तक पुत्र जिस तरह से लैंग्वेज बोल रहे हैं, किसी जमाने में दत्तक पुत्र ये भी थे हमारे ही मुख्यमंत्री के, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नेशनल टेलीविजन पे करना उचित नहीं है। मैं किसी का दत्तक पुत्र नहीं रहा हूँ। जो लोग और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच लगातार रिएक्शन इस खबर पर, जहां जहरीली शराब की वजह से 34 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बिहार में मौत के मामले को विपक्षी की साजिश करार दिया है। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। और इस बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही। सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। निसंदेह इन मौतों से हम सभी आहत हैं और ये एक कहीं न कहीं पुलिस मुख्यालय भी इसे एक चुनौती मानती है। अधिकारियों को शराबबंदी को कठोरता से जमीन पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण के अलग अलग जो हिस्से हैं, उसकी समग्रता से जांच हो रही है। जो भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार का संकल्प है। कि बिहार में शराबबंदी तो नीतीश कुमार के जिद की वजह से है। मैंने दुनिया भर का इतिहास है कि कहीं भी शराबबंदी जो है सफल नहीं हुई है। आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप चाहिएगा कि हम डंडा के जोर से सब लोगों को साधु और महात्मा बना देंगे, ये संभव नहीं है। छोटा मोटा महामारी का रूप जो है शराब से, जहरीली शराब पीने से मरने वालों की हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। बतौर पीएम केदारनाथ की ये 5वीं यात्रा है। आज सबसे पहले पीएम मोदी ने केदार मंदिर में पूजा की। केदारनाथ के पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा संपन्न करवाई। पीएम मोदी ने महादेव का जलाभिषेक किया और फिर आरती भी की। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया और इसके बाद केदारनाथ में पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़े कामों की समीक्षा भी की और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी को शुरू से ही बाबा केदारनाथ के साथ विशेष लगाव रहा है। 2013 में आई आपदा के बाद उन्होंने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को करने की इच्छा जताई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने लगातार केदारनाथ के दौरे किए हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प लिया था, जिस पर लगातार काम जारी है और इस नई केदारपुरी के निर्माण का काम करीब 90% तक पूरा हो चुका है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना की और वहां के पुजारी ने बहुत ही विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री की पूजा संपन्न करवाई है और शंकराचार्य की मूर्ति का उन्होंने इस अवसर पर अनावरण भी किया। 2 तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि प्रधानमंत्री की आस्था केदारनाथ धाम में किस कदर है। प्रधानमंत्री पूजा करते हुए और महादेव की आरती में शामिल हुए हैं और पूरी तल्लीनता के साथ एक भक्त के तौर पर उन्होंने इस पूजा में शिरकत की है और पूरी निष्ठा के साथ पूजा में मौजूदगी दर्ज कराते हुए आरती में शामिल हुए हैं।
पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत केदारनाथ के जयकारे से की। भाषण के अंत में भी पीएम ने जयकारे लगाए। सुनिए। आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। और जिस समय पीएम केदारनाथ में महादेव की पूजा कर रहे थे, ठीक उसी समय 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ ऑनलाइन जुड़े और इसी दौरान उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी पूजा की गई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को शंकर भगवान की तरह देश के कल्याण का काम करने वाला बताया। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही सर, और खासतौर पर आदि शंकराचार्य की जब आप बात करते हो तो आदि शंकराचार्य प्रधानमंत्री उनकी चर्चा कर रहे थे। उनकी समाधि का उन्होंने वो भी मतलब दोबारा जो 2013 में टूट गई थी। क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री के बारे में? कि प्रधानमंत्री जी अद्भुत है। भारत की परंपराएं, जीवन मूल्य, हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारी सनातन संस्कृति, उसका पुनरुद्धार कई जगह उन्होंने किया है संतों के आशीर्वाद से। जो केदारनाथ में विनाश हुआ था बाढ़ की विभीषिका के कारण, फिर से पुनर्निर्माण का काम हुआ है। आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी लगी है, समाधि भी बनी है। लेकिन केवल प्रतिमा और समाधि नहीं है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के खड़ा होने का, राष्ट्र के उदय का ये दिग्दर्शन है जो प्रधानमंत्री जी ने आज केदारनाथ से कराया है। प्रधानमंत्री जी को मतलब क्या संज्ञा क्या दे रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो मैं केवल उनकी पार्टी से हूं इसलिए नहीं कह रहा। वो अद्भुत व्यक्ति है, सुपर ह्यूमन है, और जो कल्याण के कामों में लगे रहते हैं उन्हीं ने कहा वो शंकर है, तो कल्याणकारी कामों में लगे हुए हैं।